Hello friends, welcome back to Tutelage Academy. Today we are going to discuss 25 questions of numerical ability. This is the series of model paper and this is the part 2 of that model paper. And yes, so 25 questions we are going to solve today, which is based on the pattern of previous question paper of CIL. So start solving along with me. If there is any doubt, any query, you can comment. Okay. चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्विकली. So let's see. It is being given that 2 to the power 32 plus 1 is completely divisible by a whole number. ठीक है, क्वेश्चन दिया. I'll zoom a little bit. It is given that 2 to the power 32 plus 1, ये जो नंबर है ये किसी होल नंबर से completely divisible है. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, राइट? 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, तो which of the following numbers is completely divisible by this number? तो मान लीजिए कि एक नंबर है n. ठीक, n से ये वाला नंबर completely divisible है. n से ये वाला नंबर completely divisible है, तो इसमें से कौन सा नंबर भी n से divisible होगा? Which of the following number is completely divisible by this number? तो this number we mean n. इसी n से कौन सा नंबर divisible होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया. ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि CIL के लेवल से थोड़ा सा हाई भी हो सकते हैं, राइट? वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ताकि हम हर सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर रहे और हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख करके बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है. ठीक है, वी कैन सॉल्व इट. इट इज एज पर द लेवल ऑफ CIL. तो 2 to the power 32 को अगर हम x मान लीजिए 2 to the power 32 को हम कैसे मानेंगे? x मानेंगे. अप्रोच देखिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है. x मानते हैं, ठीक? तो 2 to the power 32 plus 1, 2 to the power 32 plus 1, this is what? x plus 1. ठीक है, x plus 1 is divisible by n. x plus 1 is divisible by n. ठीक है, इतना हमारे पास क्लियर है. तो एक और चीज हमें पता है कि हमें एक फॉर्मूला पता है x क्यूब प्लस 1 का. x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये होता है. ठीक है, तो इफ वी नो दैट x प्लस 1 इज डिविजिबल बाय n, अगर हमें पता है कि ये x प्लस 1 n से डिविजिबल है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ये भी n से डिविजिबल होगा. इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय n, तो हम x प्लस 1 से जो कुछ भी मल्टीप्लाई करें एक्स्ट्रा में, तो वो सारा कुछ n से डिविजिबल होगा, राइट? मतलब x क्यूब प्लस 1 भी n से डिविजिबल होगा. कोई डाउट इसमें? होगा, x क्यूब प्लस 1 भी डिविजिबल होगा. तो x क्यूब प्लस 1 निकालना है, तो x हमने कंसिडर किया है क्या? 2 to the power 32. तो x क्यूब प्लस 1 विल बी 2 to the power 32 to the power 3 plus 1 which will be 2 to the power 96 plus 1. ठीक है, तो अप्रोच सही रखिए और ये सारे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. थोड़ा प्रैक्टिस होगा तो आपको ये विजुअलाइज भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, राइट? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1397 इंटू 1397, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? अब आपको इसको क्विकली अगर सॉल्व करना है तो हम अलजेब्रा यूज करेंगे और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? 1397 क्या होता है? 1400 माइनस 3 होता है. ठीक है, तो हमारे लिए इजी क्या होगा कि हम इसे कंसिडर करें कि 1397 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे. क्विकली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1400 इंटू 3 लिख देंगे. 14 का स्क्वायर, ये सारे नंबर्स तो हैंडी होने चाहिए. 1960000 प्लस 9 माइनस यहाँ पे 8400 हो जाएगा. 46 से 84 हो जाएगा. यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था. तो वी हैव रीच्ड अप टू दिस. उसके बाद बस सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें नंबर मिल जाएगा 1951609. तो हमें लंबे मल्टीप्लिकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, क्विकली हम इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे. वी हैव टू
सेव टाइम एज वेल, राइट। उसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन है 112 into 5 to the power 4 is equal to what? अब आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। और यहाँ पे आंसर देखिए, ऑप्शन में क्या है, बहुत सारे 0 0 0 है, ठीक है। तो बस माइंड यूज करना है कि 5 to the power 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 112 into 10 by 2 to the power 4 ऐसे लिख सकते हैं, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। विद इन अ मैटर ऑफ 20 seconds यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे, 112 into 10 to the power 4 by 2 to the power 4 लिखेंगे, राइट। फिर 112 into 10 to the power 4 by 2 to the power 4 कितना होता है, 16, और 16 से ये कट जाएगा, 16 7 जा 112 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7, 7 के बाद 10 to the power 4 है 4 0, 7 के बाद 4 0। कितनी क्विकली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, राइट। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया और यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया, ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 and 100 which are exactly divisible by 6? कितने नेचुरल नंबर्स हैं 23 और 100 के बीच में जो कि 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाते हैं। नेचुरल नंबर जैसा कि मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, लेकिन हमें देखना कहाँ से है, 23 से। तो इसमें एक ही उपाय है कि एक बार देखते हैं कि 23 to 100 कौन कौन से नेचुरल नंबर्स आते हैं। वी विल जस्ट राइट इट डाउन, इजी है, बहुत लंबा भी नहीं हुआ। 24 है, 20, उसके बाद फिर 30 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 42 आएगा, राइट। और अप टू 100 देखना है तो 96 आएगा, 96 आएगा। डिविजिबल बाय 6 अगर देखेंगे तो 96 आएगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट टर्म होगा और ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा, और हमें अगर हम इसे फर्स्ट टर्म होगा और हमें ये एपी का सीरीज दिख रहा है, एपी का सीरीज दिख रहा है। फर्स्ट टर्म 24 और 100 से पहले जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 96। ये एपी का सीरीज है, बिल्कुल है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एन फाइंड आउट करना है, कितने नंबर है इस सीरीज में। और ए क्या है, ए है 24, और जो लास्ट है एल, एल इज 96 है, ठीक है। और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। ये एपी का सीरीज मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। तो टी एन इज इक्वल टू 96। हम लोग टोटल नंबर हमें एन सपोज कर लेते हैं कि पता एन है, पता नहीं है तो वही nth टर्म इज 96 और n इज द लास्ट टर्म, जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे 96 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। टी एन इज इक्वल टू 96, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96। यहाँ पे जो n होगा वही nth टर्म इज 96, कह सकते हैं ऐसा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96। वी विल पुट द वैल्यू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 6 इज इक्वल टू 96। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 96 माइनस 24 72, n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, ये 6 से कट जाएगा, 12 आएगा, और n इज इक्वल टू 13। कैलकुलेशन में यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा, आराम से कैलकुलेट कीजिएगा। n इज इक्वल टू 13 हमारा आएगा आंसर, एंड दिस, ठीक है। वी हैव गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if the number this is divisible by 6 then this। ये जो स्टार मार्क है ये किसी न्यूमेरिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, ठीक है। इसको चलिए हम चलिए z मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एक नंबर है जो कि 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो हम z को क्या लिखेंगे, बहुत इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा, वो 6 के जो फैक्टर्स है 2 and 3 उससे भी डिविजिबल होगा। सपोज 14 एक नंबर, जो भी नंबर 14 से डिविजिबल होगा, कोई सा भी नंबर जो 14 से डिविजिबल होगा 196, वो 14 के जो फैक्टर्स है 2 and 7 उससे भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी and 7 से भी। इन द सेम वे देखिए, जो नंबर 6 से डिविजिबल है वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। तो 2 से तो ये डिविजिबल है, ये पता चल रहा है, लास्ट में 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा ही। लेकिन कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो क्या होता है, उसके सम ऑफ डिजिट्स 3 के मल्टीपल होते हैं, 3 या 3 के मल्टीपल होते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, है ना।
है ना. सम ऑफ डिजिट्स 3 का मल्टीपल होते हैं. 18 है तो 8, 18 है तो 1 प्लस 8 इज मल्टीपल ऑफ 3. तो 5 प्लस z प्लस 2 ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 7 प्लस z, 7 प्लस z आ रहा है. तो z का वैल्यू क्या क्या हो सकता है. z का वैल्यू 2 हो सकता है ना. 7 प्लस 2 9 आ जाएगा. z का वैल्यू 5 भी हो सकता है. z का वैल्यू फिर 8 भी हो सकता है. z का वैल्यू फिर 11 भी हो सकता है. ये सारा चीज, ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 से पक्का डिविजिबल होगा. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 2 3 6 7, 2 3 6 7. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक. ओके, I'll check the comments. If there is any problem, any doubt, आप कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. A library has an average of 510 visitors on Sunday and 240 on other days. ठीक है. संडे को कितने विजिटर्स होते हैं, 510. एंड अदर डेज वी हैव 240 विजिटर्स. ठीक है. द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन मंथ ऑफ 30 days. एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन मंथ ऑफ 30 days. बिगिनिंग विद संडे. संडे से हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा है, 30 days का मंथ है. तो एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स कितने होंगे. तो 30 days का मंथ है, संडे से स्टार्ट हो रहा है. तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days. तो 28 days में 4 बार संडे आएगा. और उसके बाद का जो भी वीक होगा उसमें भी एक बार संडे होगा, क्योंकि संडे से स्टार्ट ही हो रहा है, बिगिन हो रहा है संडे से स्टार्ट हो रहा है. तो 4 वीक तो हम नॉर्मल ले लेंगे. फिर एक और जो, क्योंकि संडे से स्टार्ट हो रहा है तो बाकी का दिन होगा उसमें संडे इंक्लूडेड होगा. तो वी हैव 4 + 1 = 5 Sundays. तो वी हैव 5 Sundays एंड 25 अदर डेज. इतना मिल गया हमें, इतना मिला. वी हैव 5 Sundays एंड 25 अदर डेज. तो बस अब कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है. ठीक. 5 × 510 प्लस 25 × 240 डिवाइडेड बाय 30. इसको सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे मिल जाएगा 8550 बाय 30 = 285. आंसर इज पॉइंट नंबर डी 285. ठीक है. सिली मिस्टेक नहीं करनी है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है. क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, हो जाएगा सॉल्व. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. If a person walks at 14 km/h instead of 10 km/h. कोई पर्सन है, वो he is walking at 14 km/h instead of 10 km/h. He would have walked 20 km more. The actual distance traveled by him is. पहले वो 10 km/h से ट्रेवल कर रहा था, अब वो 14 km/h से ट्रेवल कर रहा है, तो 20 किलोमीटर ज्यादा कवर कर रहा है. तो दोनों केस में क्या है, केस 1 केस 2 दोनों केस में बराबर क्या है, टाइम. इसी का फायदा उठाना है ना. पहले केस में क्या था, 10 km/h से जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था, अभी वो 14 km/h में जितना डिस्टेंस ट्रेवल 14 km/h की स्पीड से चल रहा है, तो इन द सेम टाइम इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर मोर, 20 किलोमीटर मोर. ठीक है. तो बस इसी चीज का इसी से हमें इक्वेशन बनाना है. दोनों केस में टाइम सेम रहेगा. डिस्टेंस को x मान लेते हैं. डिस्टेंस जो हमें फाइंड आउट करना है इसे हम x मान लेते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड. तो इन फर्स्ट केस टाइम इज, डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज 10 km/h होगा. और सेकेंड केस में क्योंकि टाइम बराबर है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो x + 20 हो जाएगा, क्योंकि वो 20 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रहा है. इज ट्रेवलिंग 20 किलोमीटर मोर. तो डिस्टेंस इज x + 20 एंड द स्पीड इज 14 km/h. ठीक है. इसे हम सॉल्व करेंगे. 14x = 10 × x + 20. और बहुत ही आसानी से हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी 50. x = 50. 4x = 200 आएगा और फिर x = 50. तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर. ठीक. ओके. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए. एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज को हटा दिया जाए तो स्पीड ऑफ अ बस इज 54 km/h. ओके. एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, और स्टॉपेज को इंक्लूड कर दिया जाए, देन इट इज 45 km/h. For how many minutes does the bus stop per hour?
स्टॉपेज के कारण वो 1 घंटे में, अगर 1 घंटे का ही कंसिडर करते हैं, चल ठीक है, तो 1 घंटे में अगर स्टॉपेज नहीं है तो 54 किलोमीटर कवर करती है, और स्टॉपेज है तो 45 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। तो स्टॉपेज के कारण 9 किलोमीटर लेस कवर करती है, स्टॉपेज के कारण 9 किलोमीटर लेस कवर करती है। तो फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट टाइम टू कवर 9 किलोमीटर। टाइम टू कवर 9 किलोमीटर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बस कितने मिनट के लिए रुक रही है, ठीक है। टाइम टू कवर 9 किलोमीटर पर आवर, तो सिंपली ये कर सकते हैं कि 54 किलोमीटर में 54 किलोमीटर वो 1 आवर में कवर कर रही है, यानी कि 60 मिनट में कवर कर रही है। यहाँ पे मिनट में पूछ रहा है, 54 किलोमीटर वो 60 मिनट में कवर कर रही है। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, सिंपली आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक। तो 1 किलोमीटर वो 60 बाय 54 मिनट में कवर करेगी, तो 9 किलोमीटर कितने देर में कवर करेगी, 60 बाय 54 इंटू 9 मिनट, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा 6। तो इसी तरीके से मैं काफी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल सारे बेसिक से सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Two numbers are respectively 20% and 50% more than a third number. The ratio of two number is, दो नंबर है जो कि एक नंबर से 20% ज्यादा है और एक नंबर से 50% ज्यादा है, तो उन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा। सिंपल सा है, एक उस नंबर को हम x मान लेते हैं, तो सेकेंड नंबर विल बी 120x by 100, 20% ज्यादा है, एंड द थर्ड नंबर विल बी 150x by 100 होगा, ठीक है। 120x by 100 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6x by 5, 6x by 5, और हम इसे लिख सकते हैं 3x by 2 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमें रेशियो निकालना है किसका, 6x by 5 इज टू 3x by 2, इसका रेशियो निकालना है। दैट्स इट, इतना ही काम है। तो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल गिव अस 12x इज टू 15x, हमें ये मिलेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x कट गया, 12:15 को हम 4:5 रेशियो बोल सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water is 2:1. If this ratio is to be 1:2, then the quantity of water to be further added is. क्विक शॉर्टकट मेथड से करते हैं, चलिए देखते हैं कि इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। 60 लीटर का मिक्सचर है जिसमें कि मिल्क और वाटर का रेशियो है 2:1। तो मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा, मिल्क हो जाएगा 40 और वाटर हो जाएगा 20 लीटर। मिल्क हो जाएगा 40 लीटर एंड वाटर हो जाएगा 20 लीटर, ठीक है, विजिबल है, पता चल रहा है। 60 लीटर है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1, 2:1 आ गया, ओके। इफ दिस रेशियो इज टू बी 1:2, अब ये जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ये अभी है 40 और 20 का, ठीक, मतलब 2:1। अगर रेशियो को 1:2 करना है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, अब 1:2 करना है तो ये 1 हो जाएगा एंड दिस शुड बी जस्ट डबल। इफ दिस इज 1 देन इट शुड बी जस्ट डबल, तो 40 है, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है वो है 80 होना चाहिए यहाँ पे। तो वी हैव 40 लीटर ऑफ मिल्क एंड वी हैव टू मेक इट 80 लीटर ऑफ मिल्क। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 60 लीटर ऐड कर देंगे, सिंपली 60 लीटर ऐड कर देंगे, 60 लीटर ऑफ वाटर। क्वेश्चन पढ़िए, क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, तो 1:2 करने के लिए कितना पानी ऐड करना है, 60 लीटर। तो 40 लीटर में यहाँ पे 20 लीटर में हमने 60 लीटर पानी ऐड कर दिया, हमें मिल गया आंसर क्विकली, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन अगर आप इजी है, ठीक है, और ये नंबर्स काफी इजी दिख रहे हैं तो आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा, ऐसे ही आंसर मिल जाएगा, बस सिंपल कैलकुलेशन से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2 dice are tossed, the probability that total score is a prime number. 2 dice are tossed, the probability that total score is a prime number. तो 2 डाइस को टॉस करेंगे
तो हमें 2 डिजिट मिलेंगे, तो दोनों डिजिट का सम प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों डिजिट का सम प्राइम नंबर होना चाहिए। तो हमारा जो टोटल सैंपल स्पेस होगा, अगर हम 2 डाइस टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस हमारा कितना होगा 36, है ना। कैसे होगा 36? 2 डाइस टॉस कर रहे हैं तो इसमें 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 6 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 into 6 पॉसिबिलिटी इतना है, तो सैंपल स्पेस कितना हो गया, n = 36। क्लियर है। उसके बाद हमें निकालना है इवेंट। इवेंट मतलब कि सम जो है वो प्राइम नंबर होगा, तो चलिए लिख करके देखना पड़ेगा। तो इसमें हो जाएगा 1,1, है ना, 1 और 1 का सम हो जाएगा कितना 2। उसके बाद 1 and 2 हो सकता है, फिर 1 and 4 हो सकता है, फिर 1 and 6 होगा, है ना। सम देखते जाइए, 4 and 1 5, 6 and 1 7 प्राइम नंबर है। फिर 2 and 1 होगा, 2 and 1 is 3, 2 and 3, 2 and 5 होगा, फिर and yes 3 and 2, 3 and 4, 4 and 1, 4 and 3, 3 4 7, 4 and 1 5, 4 3 7, 3 2 5। इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा कि जो सम है वो प्राइम नंबर है कि नहीं। हमने चेक किया यहाँ पर, और उसका एक और फिर 5 के साथ भी आएगा, राइट। तो 5 के साथ आएगा तो कौन कौन सा होगा, 5,2 एंड देन 5,6, 6 और 5 11 होंगे। 6 के साथ भी आएगा, 6,1 आएगा और 6,5 आएगा। ये थोड़ा सा आपको 1-2 मिनट टाइम यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा काउंट करने के लिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ डिजायर्ड इवेंट कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE बाय NS इज इक्वल टू 15 बाय 36, ठीक है, जो कि हो जाएगा 5/12। हो गया, यस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The angle of elevation of a ladder leaning against the wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall. कुछ नहीं करना, बस डायग्राम बनाना है, स्ट्रेट लाइन है, सॉरी फॉर दिस। उसके बाद ABC मान लेते हैं, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 अवे फ्रॉम द वॉल। फुट ऑफ द लैडर इज, ये लैडर है, लैडर इज व्हाट, लैडर इज AC, और फुट ऑफ द लैडर इज AB, और उसका डिस्टेंस कितना है 4.6 मीटर, ठीक। बेस है, कॉस से निकल जाएगा, तो cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 इज AB by AC, लिखेंगे AB by AC is equal to 1/2, is equal to 1/2। तो AC is equal to, we have to find out what AC is equal to AB into 2 which is 4.6 into 2 which is 9.2। आंसर मिल गया हमें 9.2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Two students appeared in an examination. One of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल क्विकली करने, बिल्कुल क्विकली, ठीक, टाइम सेव होगा आपका। एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, एक स्टूडेंट का मार्क्स मान लीजिए x है और दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स मान लीजिए x + 9 है। वन ऑफ देम सेक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, ठीक है। और उसके बाद ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि his marks was 56% of sum of their marks। जो स्टूडेंट का x + 9 मार्क्स आया, ठीक है, उसका मार्क्स, जो भी उनका जो मार्क्स का जो सम है उसका 56% था, उसका 56% था, 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। सम ऑफ देयर मार्क्स मतलब x + 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन, हो गया हमारा इक्वेशन। वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स, मतलब ये वाला मार्क्स 56% ज्यादा था टोटल मार्क्स के। तो x + 9 इज इक्वल टू 56/100 इंटू 2x + 9। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3x इज इक्वल टू 99 मिलेगा एंड x इज इक्वल टू 33 मिलेगा, ठीक है। तो एक मार्क्स हो गया 33 और एक मार्क्स हो गया x इज इक्वल टू 33 + 9 मतलब कि 42। तो यहाँ पे देखिए द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर 42 and 33। पॉइंट नंबर C इज द आंसर।
Moving to question number 13. What percentage of numbers from 1 to 70 have 1 or 9 in the unit digit? What percentage of numbers from 1 to 70 have 1 or 9 in the unit digit? तो 1 to 70 में कितने numbers का 1 to 9 unit digit में होगा? So yes, we will write down the numbers. We will write down the numbers to check it. 1, we have numbers 1, 9, 11, 19, 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59 and 61, 69. इतने नंबर्स ही है ना, बस इतना ही नंबर्स है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. तो टोटल वी हैव 14 नंबर्स. ठीक. क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज. देखिए तुरंत 14 पे टिक नहीं कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा. क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने से भी बहुत सारी चीजें और सिली मिस्टेक नहीं होती. तो टोटल नंबर तो हमारा जो है वो 14 नंबर्स डिजायर्ड है और इन टोटल वी हैव 70 नंबर्स. तो 70 नंबर्स में जो हमें परसेंटेज चाहिए वो है 14 का. So out of 70 numbers, the desired numbers are 14 numbers. तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? परसेंटेज कितना हो जाएगा? 14 by 70 into 100. 14 by 70 into 100 कितना हो गया? 20%. करेक्ट, 20% हो गया है ना. 70 में से 14 नंबर का परसेंटेज कितना होगा? 20% होगा. ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है लेकिन बहुत आसान है. बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आसान है. 39% can repair a road in 12 days working 5 hours a day. ठीक है, तो in how many days with 30% working 6 hours a day complete the work? Okay, तो केस 1 केस 2 दोनों केस में काम बराबर है ना. केस 1 में जितना काम है केस 2 में भी उतना ही काम. केस 2 में भी उतना ही काम. केस 1 में क्या हो रहा है? टोटल वर्क. केस 1 में टोटल वर्क कितना हो रहा है? केस 1 में टोटल वर्क कितना हो रहा है? तो 39 लोग हैं. 39 लोग हैं जो कि 5 आवर्स काम कर रहे हैं. ठीक है, कितने दिन तक? 12 दिन तक. तो 39 लोग 5 घंटे तक 5 दिनों तक 12 घंटे रोज काम कर रहे हैं. तो इतना टोटल काम हो रहा है. इतना काम टोटल हो रहा है. दिस इज द टोटल वर्क. ठीक है, और केस 2 में भी जो टोटल वर्क होगा वो इसी के बराबर होगा, है ना. केस 2 में भी जो टोटल वर्क होगा वो तो इसी के बराबर होगा क्योंकि हमें हमारा जो टोटल वर्क का वैल्यू है, टोटल वर्क का वैल्यू है वो यही है दिया हुआ. अब केस 2 में क्या हो रहा है? जो लोग हैं वो 30 है. कितने घंटे काम कर रहे हैं? 6 घंटे. और हमें फाइंड आउट करना है कि वो कितने दिनों में काम करेंगे. जेड मान लेते हैं. जेड क्या होगा? कितने दिनों में काम कर लेंगे? सेम काम कितने दिनों में कर लेंगे. तो 39 into 5 into 12 will be equal to 30 into 6 into z. लिख सकते हैं ऐसा, है ना. इस केस में जो काम होगा उस काम के बराबर होगा. यहाँ पे टोटल काम इतना था. ठीक है, बस इसे सॉल्व करना है. हाँ, तो इसे हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसानी से हमें मिल जाएगा z का वैल्यू इज इक्वल टू 30. यहाँ पे दिख ही रहा होगा z का वैल्यू. बस सिंपल कैलकुलेशन है. यहाँ पे ये 10 हो जाएगा. 39/3 इज इक्वल टू 30. z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. सेम क्वेश्चन, सेम नहीं सिमिलर सा क्वेश्चन आया हुआ है CIL 2020 एग्जामिनेशन में. सिमिलर सा क्वेश्चन आया हुआ है कि if 7 spiders make 7 webs in 7 days, तो 1 spider will make 1 web in how many days? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए विद इन 5 सेकेंड्स. प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 15. कितना होगा? ए. ओके, एक आंसर आया ए. CIL 2020 का बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है. अगर समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. गलती होगी कोई बात नहीं, गलती आप यहाँ पे कर सकते हैं. एग्जाम में हमें नहीं करनी है. यहाँ पे आप जितनी मन उतनी गलतियां कर सकते हैं. राइट, चलिए ठीक है, देखते हैं. देखिए 7 स्पाइडर्स हैं. 7 स्पाइडर हैं. ठीक है, 7 वेब
7 days, ठीक। तो एक दिन में क्या हो रहा है, एक दिन में क्या हो रहा है, एक दिन का अगर हम देखें, देखिए 7 स्पाइडर 7 वेब बना रहा है 7 डेज में, एक ही दिन का कंसिडर करते हैं बस। तो 7 स्पाइडर एक वेब बनाएंगे, 7 स्पाइडर मिलके 1 वेब बनाएंगे, मान लेते हैं ऐसा ही होगा ना। 7 दिन में अगर 7 वेब बन रहा है तो 7 स्पाइडर एक दिन में एक वेब बनाएंगे, एक दिन में एक वेब बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में एक वेब कितने लोग मिलकर बना रहे हैं, 7 लोग मिलकर बना रहे हैं। एक दिन में एक वेब 7 स्पाइडर मिलकर बना रहा है। तो अगर एक ही स्पाइडर को बोला जाएगा कि भाई तुम एक दिन में कितना वेब बनाओगे, तो वो कितना बोलेगा, 1/7 वेब बोलेगा, सिंपल सा 1/7 वेब बोलेगा। 7 स्पाइडर 7 वेब में 7 वेब 7 डेज में बना रहे हैं, एक दिन में एक ही वेब बनेगा। तो एक दिन में जो वेब बन रहा है इसको 7 स्पाइडर लोग मिलकर बना रहे हैं, इतना क्लियर है। एक दिन में भी जो वेब बन रहा है वो 7 स्पाइडर मिलकर बना रहे हैं, मतलब एक स्पाइडर का वर्क एक दिन का कितना हुआ, 1/7 वेब। एक स्पाइडर का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 1/7 वेब होगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, देन 1 स्पाइडर विल मेक 1 वेब इन हाउ मेनी डेज। 1 स्पाइडर will make 1 web in how many days, in how many days। देखिए 1 spider is making 1/7 wave in 1 day, 1/7 wave in 1 day। तो उसको पूरा एक वेब कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 7 डे लगेगा, 7 डे लगेगा एक स्पाइडर को फिर, क्योंकि एक स्पाइडर एक दिन में 1/7 हिस्सा ही बना रहा है। तो 2 दिन में 2/7 हिस्सा बनाएगा, 3 दिन में 3/7 हिस्सा बनाएगा, 4 दिन में 4/7 हिस्सा, 5 दिन में 5/7, 6 डेज में 6/7 एंड 7 डेज में 7/7, मतलब 1 डे 1 वेब। तो 1 वेब टोटल 7 डेज में बनाएगा, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 7, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड यस तनिष, वेरी वेरी गुड। देखिए एग्जाम में इसी तरह से सिली मिस्टेक हो जाते हैं कि वी नो द टैक्टिक्स, वी नो द आंसर, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम का टेम्परामेंट में सिली मिस्टेक हो जाता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं CIL में, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया CR 2020 में आया था, कुछ यहाँ पे कंडीशन चेंज था, बाकी यही था। तो वहां पे सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्लीज सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 16 नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। इन ए क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 3 students are selected at random, the probability that 1 girl and 2 boys are selected is। एक क्लास में 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक लड़का सिलेक्ट होगा और एक लड़की सिलेक्ट होगी और 2 लड़का सिलेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कॉम्बिनेशन का, ठीक है। कॉम्बिनेशन बेसिक हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का इसमें क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन भी बता दिया है कि हमें क्या करना है, हमें तरीका ढूंढना है कि टोटल वेस्ट। पहले हम निकालेंगे सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, तो सैंपल स्पेस इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 स्टूडेंट्स। सैंपल स्पेस हमारा क्या होगा कि हमें 3 स्टूडेंट्स को चुनना है, और हमारा इवेंट क्या हो जाएगा, ये 3 में से एक गर्ल होना चाहिए और 2 बॉयज होना चाहिए। तो 25 में से 3 स्टूडेंट को चुनने का तरीका कितना हो सकता है, ये बताएगा हमारा कॉम्बिनेशन। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 25, ये हमारा NS है कि 25 में से हमको 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। 25 में से कुछ भी हो सकता है। 25 में से यहाँ पे 4 लड़के, 4 बच्चे, 4 जेंट्स, फिर 4 टीचर, 4 कुछ भी लोग हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो बात में देखेंगे। कोई भी 25 रैंडम चीज में से 3 चीजें चुननी है, तो क्या तरीका क्या होगा, तरीका होगा 25C3। इतने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, राइट। तो 25C3 सॉल्व करेंगे, 25 into 24 into 23 या 3 into 2 into 1, पूरा इसको अगर आप ओपन करेंगे तो कट जाएगा, इतना ही बचेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 2300, ठीक। अब यहाँ पे सेकेंड जो इवेंट है उसमें देखिए, उसमें दिया हुआ है कि 1 गर्ल एंड 2 बॉयज चूज करने हैं।
एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 10 और टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने 15। तो यहाँ पे क्या होगा कि कितना तरीका होगा कि, और यहाँ पे दो इवेंट है जो कि साथ में हो रहा है। तो जब दो इवेंट साथ में होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करें कि 10 लड़कियों में से एक लड़की के चुनने का तरीका कितना है। तो 10 लड़की में से एक लड़की के चुनने का तरीका हो जाएगा 10C1 और उसके बाद हम इमीडिएटली कुछ और इवेंट कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ईदर दिस और दैट तो प्लस करते, लेकिन इसके बाद तुरंत हम इसको साथ में ले रहे हैं तो हम इंटू करेंगे। और फिर 15 बॉयज में से 2 बॉयज को चूज करने का तरीका कितना है, तो ये हो जाएगा 15C2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10C1 इंटू 15C2, ये हो जाएगा हमारा इवेंट। तो इसको फिर आप 10C1 तो 10 ही होता है, 15C2 कट जाएगा, इतना बचेगा। तो दिस इज 1050 और बस हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी NE by NS, दिस 21/46 इज आवर आंसर। करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। Two pipes A and B can fill a tank in 15 minutes and 20 minutes respectively. A और B है, ये 15 मिनट लगाता है और ये 20 मिनट लगाता है टैंक को फिल करने में, ठीक है। तो बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को साथ में ओपन किया, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया। तो व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो टोटल टाइम कितना लगेगा फिल करने में, टैंक को फिल करने में। तो पहला 4 मिनट में ए और बी दोनों काम कर रहे थे और उसके बाद जो है वो सिर्फ बी काम कर रहा था। तो इन टोटल कितना टाइम लगेगा पाइप को फिल करने में। तो पहले तो ए और बी का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/20, दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो दोनों साथ में काम करते हैं तो इनका 4 मिनट का काम कितना हो जाएगा इतना। ए का 1 मिनट का काम, बी का 1 मिनट का काम, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो इनका दोनों का 1 मिनट का काम और ये 4 मिनट का काम। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता है 7/15। तो जितना भी काम करना था उसका 7/15 ऑलरेडी हो चुका है। 7/15 फर्स्ट 4 मिनट्स में हो चुका है राइट। तो काम बचा कितना, व्हाट इज द वर्क लेफ्ट। तो 1 minus 7/15 इज द वर्क लेफ्ट, तो दैट इज 8/15। 8/15 काम करना है तो बी को कितना काम करना है, बी को अकेले कितना काम करना है 8/15, बी को अकेले 8/15 काम करना है, ठीक है। तो सिंपल यूनिटरी मेथड अगर हम लगाते हैं, ठीक है, तो बी जो है वो 1 मिनट में, हाँ तो बी जो है वो 1 मिनट में कितना काम करता है 1/20, 1/20 ऑफ द वर्क वो 1 मिनट में फिनिश करता है, 1 मिनट में फिनिश करता है, ठीक है। तो 1/20 पार्ट ऑफ वर्क वो 1 मिनट में फिनिश करता है। तो 1 पार्ट ऑफ वर्क कितने मिनट में फिनिश करेगा 1/20 मिनट में। यूनिटरी मेथड, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो 8/15 पार्ट, 8/15 वो कितने मिनट में फिनिश करेगा 1/20 इंटू 8/15 मिनट में, ठीक है। 1/20 ऑफ द वर्क इज गेट्स फिनिश्ड इन 1 मिनट, तो 1 पार्ट विल बी फिनिश्ड इन 1/20 मिनट। तो 8/15 पार्ट बचा है, तो 8/15 को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/20 इंटू 8/15 मिनट और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 इंटू 2⁻3, तो हो जाएगा 10 मिनट एंड 40 सेकेंड्स। So this is our answer. तो 10 मिनट एंड 40 सेकेंड अगर ऑप्शन में रहेगा 10 मिनट एंड 40 सेकेंड, तो उस पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है टोटल टाइम। तो ये 4 मिनट प्लस 10 मिनट 40 सेकेंड, तो वो हो जाएगा हमारा 14 मिनट 40 सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अ मैन वॉक्ड डायगोनली अक्रॉस अ स्क्वायर लॉट, एक स्क्वायर लॉट था जिसमें एक इंसान डायगोनली वॉक किया, ठीक। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वाज द परसेंटेज सेव्ड बाय नॉट वॉकिंग अलोंग द एजेस। उसे एक्चुअली ऐसे करके आना था और ऐसे करके आना था, उसने शॉर्टकट मारा और डायगोनली क्रॉस किया, तो कितना परसेंटेज सेव किया, ठीक है। तो अगर इसका हम साइड ए मान लेते हैं तो दिस इज √2a, √2a इज 1.41a होगा। और इसको एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करना था, एक्चुअल डिस्टेंस 2a कवर करना था, ठीक। तो सेव कितना हुआ, एक्चुअल 2a सेव करना था, कवर किया इतना, तो व्हाट इज द सेव्ड डिस्टेंस 2a minus 1.41a, है ना। तो दिस इज 0.59, 0.59a सेव हुआ। तो पूछ क्या रहा है परसेंटेज, व्हाट वाज द परसेंटेज सेव्ड बाय नॉट वॉकिंग अलोंग
along the edges. तो 0.59a divided by 2a into 100. ठीक है, a कट गया और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.59 by 2 तो अप्रोक्सीमेटली 30% आ रहा है, यहाँ पे वैसे ही लिखा है, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए. The effective annual rate of interest corresponding to a nominal rate of 6% annum payable half yearly is. Effective annual rate of interest निकालना है corresponding to a nominal rate of 6% per annum payable half yearly. कहीं पे 6% per annum लग रहा है जहाँ पे हाफ ईयरली पेमेंट होगा, तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व करेंगे. तो मान लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट है, सॉरी प्रिंसिपल है 100, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू 100. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर एन होता है. तो रेट इज तो आर बाय 100 टू द पावर एन होता है ना, इज इक्वल टू 100. 1 प्लस हाफ ईयरली देख रहे हैं, तो रेट आधा हो जाएगा 3/100, और हाफ ईयर 1 साल की बात हो रही है, तो देयर आर 2 हाफ ईयर्स. ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे यही वाला पार्ट आपको अच्छे से लिखना है. तो 100, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 106.09. If you will solve this, then you will get it as 106.09. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 6.09 है ना. इफेक्टिव रेट के हमने 100 रुपए लिए थे, अमाउंट हमारा 6.09 आ रहा है, 106.09 आ रहा है, तो रेट कितना हो गया 6.09. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर सी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. A farmer traveled a distance of 61 kilometers in 9 hours. Okay. He traveled partly on foot at 4 km per hour and partly on bicycle at this km per hour. The distance traveled on foot is. ठीक है, तो मान लीजिए इसको x मान लेते हैं कि उसने x किलोमीटर ही ट्रेवल्ड ऑन फुट, और उसके बाद का जो बचा वो बाइसाइकिल से आया. ठीक, राइट. सो टोटल टाइम कितना है, 9 आवर्स. टोटल टाइम इज 9 आवर्स. तो पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 इज इक्वल टू टोटल टाइम हमारा 9 आवर्स लगा. ठीक है, तो पहले वाले में टाइम कितना लगा, पहले वाले में टाइम हमें लगा है x/4 है ना. ये डिस्टेंस इज x, टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो इन फर्स्ट केस द डिस्टेंस इज x एंड स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, और सेकेंड केस में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 61 माइनस एक्स, और जो स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर होगा. इक्वेशन मिल गया हमें, इसे सॉल्व करेंगे. 9x प्लस 4 इंटू 61 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यस, तो उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 16. So we have to find out x, right? कितना डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट इज 16 किलोमीटर, राइट. अगर यहीं पे रहता है डिस्टेंस ट्रेवल ऑन बाइसाइकिल, हो सकता है यहाँ पे आंसर में रहता है डिस्टेंस ट्रेवल ऑन बाइसाइकिल, तो फिर हमें 61 किलोमीटर से 16 माइनस करना पड़ता है और फिर आंसर पे टिक करना पड़ता है, राइट. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. The ratio of two number is 3:4 and their HCF is 4. Directly question number 21 कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा. The ratio of two number is 3:4 और उनका HCF है 4. HCF कितना है, 4 है, तो उनका LCM क्या होगा. तो दोनों नंबर को ले लेते हैं हम ऐसा, 3x और 4x. तो दो नंबर है 3x और 4x, और HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपके पास दो नंबर है 3x और 4x, इन दोनों को देखिए और इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, x. इनका अगर यही क्वेश्चन ऐसा रहता है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3x एंड 12x, 3:12, अगर ऐसा रहता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है,
तो हम 3x is to 2x मानते हैं। तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता? 3x। इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 3x है ना? 3x होगा इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3x और 12x अगर दो नंबर है आपके पास, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3x होगा। क्वेश्चन में सिंपल दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, तो 3x और 4x है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका। ये दोनों नंबर के बीच का जो कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा होगा, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर हो सकता है 1, 3, 12 और भी बहुत हो सकता है, लेकिन ये जो 3x होगा ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा। ठीक, तो उसी तरह यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x आ गया। अब निकालना है हमारे एलसीएम। तो HCF दिया हुआ है 4, HCF इज 4। इसका मतलब नंबर्स क्या है? 3 into 4 and 4 into 4 which is 12 and 16। 12 and 16 होगा, राइट? तो 12 and 16 है, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम ऑफ 12 and 16 is 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 48। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक? और केस 1 दिया हुआ है और केस 2 दिया हुआ है कि सिलेंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा? यू नीड आर एंड एच, राइट? कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, तो यू नीड आर एंड एच। तो रेडियस ऑफ द बेस इज हाफ ऑफ इट्स हाइट विच इज 28 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हाइट दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है। इस पॉइंट में एच भी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ द बेस इज 616 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 28 मीटर। यहाँ पे हाइट दिया हुआ है और एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ द बेस क्या होता है? इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। मतलब इससे भी आर, एच और आर दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन से, इस स्टेटमेंट से भी हमें एच और आर पता चल रहा है, इससे भी एच और आर पता चल रहा है। तो वी हैव 4 ऑप्शंस कि 1 अलोन इज सफिशिएंट, 2 अलोन इज सफिशिएंट, ईदर 1 और 2, और बोथ 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर सी। या तो 1, या तो ये वाला बता दो हमें, या तो हमें ये दे दो, कोई सा भी एक दोगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि सिलेंडर टैंक की कैपेसिटी क्या है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईदर 1 और 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। पॉइंट नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। If the profit is 25%, then the value of X is. The cost price of 20 article is same as selling price of X article. Profit कितना दिया है? 25%। तो चलिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100। ठीक है, प्रॉफिट कितना है? 25%, मतलब प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 25 होगा। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस हम टोटल मान लेते हैं, चलो 100 रुपीज में हमने खरीदा, प्रॉफिट है 25। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। ठीक, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, ये था एक आर्टिकल का, ये था एक आर्टिकल का। फॉर वन आर्टिकल लेट सपोज कॉस्ट प्राइस इज 100, प्रॉफिट 125 और उसका सेलिंग प्राइस है 125। तो फॉर एक्स आर्टिकल, फॉर क्वेश्चन में क्या दिया? जो क्वेश्चन में दिया हुआ ये स्टेटमेंट उसी को लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल मतलब 100 into 20, 100 into 20 is equal to selling price of x article is equal to 125 into x। लिखेंगे, है ना? this is equal to this is given in question। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा, x is equal to 16। ठीक है, ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24, अगेन अल्जेब्रिक क्वेश्चन है। द एक्सप्रेशन दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर x इज इक्वल टू, इसे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। यहाँ पे देखिए, ये हमें a स्क्वायर मिल रहा है, ये हमें b स्क्वायर मिल रहा है ना? b स्क्वायर मिल रहा है, ये हमें a स्क्वायर मिल रहा है। a इज इक्वल टू 11.98 एंड b इज इक्वल टू 0.02। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वी वांट 2ab, तो 2 into 11.98 into 0.02, वी वांट दिस। और इसकी जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इसकी जगह पे यहाँ पे ये इनटू है और एक यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, इसको z मान लेते हैं, इनटू z दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 1198 into z। ठीक, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, इसको z मान लीजिए, ज्यादा आसान होगा।
we have to find out the value of z. So this one is equal to this is equal to this. तो 1198 कट जाएगा तो z is equal to 2 into 0.02 is equal to 0.04. इजी था, फटाक से मिल गया आंसर. ओके, चलो मिस्टेक बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन when the length of shadow of the tree is, यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक है, √3 times the height of the tree. ओके, कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन when the length of shadow of a tree is √3 times the height of the tree. तो यहाँ पे क्या होगा, हमें थीटा निकालना है. यहाँ पे मान लीजिए इसको BAC. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है AC इज इक्वल टू √3 AB दिया हुआ है. AC ये वाला जो पार्ट है, लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री इज AC है, मतलब ये वाला, हाँ ये AC दिया हुआ है. AC ये ट्री है. ओके, √3 times the height of the tree. Height of the tree is AB. Height of the tree is AB. तो √3 times the height of the tree. और AC is the length of the shadow. Yes, AC is the length of the shadow. ये ट्री है, ये शैडो पड़ रहा है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, थीटा निकालना है ना. ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया शैडो. एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना है. ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉट थीटा से तो आराम से मिल जाएगा. कॉट थीटा इज इक्वल टू AC बाय AB. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया √3 इज इक्वल टू AC बाय AB. तो हाँ, तो यहाँ पे इजीली हमें मिल गया AC बाय AB, तो 30 डिग्री हो जाएगा. 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि cot 30 इज इक्वल टू cot 30 डिग्री है ना. तो दिस इज व्हाट एंगल इज 30 डिग्री. ओके, ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर. राइट, सो यस, तो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन फ्रेंड्स. मैंने बहुत बेसिक से आज समझाने की कोशिश की है ताकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो और आप इतने सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी आसानी से ही कर पाएंगे. And with this, I'll be ending the session today. And thank you all for your time. Thank you.